अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू दी लॉविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम जो है इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ को डिस्कस करेंगे। एक बड़ी मशहूर हमारे पास कहावत आती है कि वी लीव हाउस व्हेन हाउस बिकम्स अ माउथ ऑफ शॉर। तो जब घर से किसी को ख़तरा होगा तभी ज़ाहिर है वो अपना घर को छोड़ कर जाएगा। तो इंटरनेशनल जो रेफ्यूजी लॉ है हमारे पास वो बड़ा एक क्रिटिकल एरिया है इंटरनेशनल लॉ का। आज की हम वीडियो में जो है इसके कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि रेफ्यूजी से मुराद क्या है और रेफ्यूजी और अजाइलम के दरमियान डिफरेंस क्या है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो मॉडर्न इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ है उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हुई थी। थर्डली विल सी के यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ जो है वो किस तरीके से काम करता है, उनका मैंडेट ऑफ वर्क क्या होता है। फोर्थली विल सी के जो 1951 की रेफ्यूजी कन्वेंशन है और उसका 1967 का जो प्रोटोकॉल है वो किन चीज़ों के साथ डील करता है एंड व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस। एंड फिफ्थली विल सी के जो है रेफ्यूजीज़ जो है वो कौन कौन से लोग नहीं हो सकते। फर्दर विल प्रोसीड टू सी के जो रेफ्यूजीज़ होते हैं इंटरनेशनल लॉ उनको कौन कौन से राइट्स जो है वो ग्रांट करता है। एंड इन दी एंड जो है हम ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेफ्यूजी लॉ का क्या स्टेटस है। तो चलिए अपनी आज की वीडियो के स्टार्ट करते हैं। रेफ्यूजी की डेफिनेशन की तरफ आने से पहले हम एक छोटी सी केस स्टडी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन माय कंट्री ऑफ ओरिजिन ड्यू टू माय रेस, ड्यू टू माय रिलीजन, ड्यू टू माय जेंडर, ड्यू टू माय political affiliation or political thoughts, or due to my membership in any specific social group, or there is a threat to my life due to ongoing armed conflict or other forms of violence. तो ऐसी सूरत में what I will do, I will be left with no other option but to leave my own country. मुझे जो है अपना मुल्क जो है वो छोड़ कर जाना पड़ेगा। and in that case I will seek protection in another country. तो इस किस्म की जो प्रोटेक्शन जो कि एक शख्स अपने मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर लेता है, इसको इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज में रेफ्यूज कहा जाता है। इस रेफ्यूज के स्टेटस को जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है और जो रेफ्यूजीज़ होते हैं वो लोग जिनको ये स्टेटस ग्रांट किया जाता है उनको जो है सर्टेन राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ वो गारंटी किए जाते हैं। रेफ्यूजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 1951 की रेफ्यूजी कन्वेंशन के आर्टिकल 1 पैरा 1 सब पैरा 2 के अंदर जो है हमें एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दी जाती है रेफ्यूजी की, जिसके मुताबिक रेफ्यूजी इज़ अ पर्सन हु इज़ आउटसाइड हिज कंट्री ऑफ नेशनैलिटी और हैबिचुअल रेजिडेंस एंड हु इज़ अनेबल और अनविलिंग टू रिटर्न टू हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन और हैबिचुअल रेजिडेंस ऑन अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड on the basis of his religion, race or nationality or political affiliation or his membership in a particular social group. तो ये डेफिनेशन हमें क्लियरली बताती है कि एक शख्स जो है वो एक अपनी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी या हैबिचुअल रेजिडेंस से बाहर हो, ठीक है, और बाहर रहते हुए जो है वो जाना नहीं चाह रहा अपने कंट्री में, या फिर वो अनेबल है अपने कंट्री में जाने के लिए। क्यों? उसकी वजह क्या हो सकती है कि उसे ख़तरा है कि उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा just because on the basis of his religion, just because on the basis of his political opinion, just because on the basis of his race, just because on the basis of his nationality, just because on the basis के वो जो है किसी स्पेसिफिक जो है सोशल ग्रुप का मेंबर है। तो इन बेसिस के ऊपर जब किसी शख्स को ख़तरा होता है और वो अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको जो है इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज में रेफ्यूजी का नाम दिया जाता है। अब हम जो है ये देखते हैं कि जो हमारे पास मॉडर्न इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ है इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है। हमारे पास जो मॉडर्न रेफ्यूजी लॉ है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ममालिक ने इस ज़रूरत को अहम समझा कि हमारे पास जो ऑन गोइंग रेफ्यूजी क्राइसिस हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए और इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए। इस मैकेनिज़्म को बनाने के लिए जो है इन्होंने 1943 के अंदर एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई, उसका क़याम किया, जिसको यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस बॉडी की तश्कील जो है 1943 के अंदर होती है और ये अपने फंक्शंस 1947 तक परफॉर्म करती रही। इसके फंक्शंस में ये था कि इसने जो है बेसिक जो रिलीफ फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें आपका फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, फ्यूल हो गया और सप्लाई ऑफ मेडिसन हो गया, शेल्टर फराहम करना हो गया और दीगर जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं एक इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो इसका काम होता था फ़राहम करना। तो जब इसने जो है 1947 के अंदर अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करना बंद किए तो इसके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे वो फिर कुछ जो है इंटरनेशनल जो रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन IRO के हवाले कर दिए गए, कुछ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिए गए, कुछ जो है फिर वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के हवाले जो है कर दिए गए।
फिर 1946 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन IRO के नाम से एक स्पेशल एजेंसी तश्कील दी। इसको जो है टेम्पररी स्पेशल एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मैंडेट ये था कि इसने जो रेफ्यूजी लोग होते हैं जो कि रेफ्यूज लेना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो डिस्प्लेस इंटरनेशनली डिस्प्लेस पर्सन होते हैं उनको ये लुक आफ्टर करती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सीड किया और उसके साथ साथ जो है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑन रेफ्यूजीज़ के फंक्शंस भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन ने एज्यूम कर लिए इन 1946। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस जो है 1946 से लेकर 1952 तक परफॉर्म करती रही, जिसके बाद हमारे पास यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, जिसको हम UNHCR के नाम से जानते हैं, उसका क़याम जो है हमारे पास अमल में आता है। इसका जो क़याम है UNHCR का, वो एक यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की रिजोल्यूशन नंबर 428 जो कि 14 दिसंबर 1950 में अडॉप्ट की गई थी, उसके अंदर लाया गया था। इसी सेम रेजोल्यूशन के साथ जो है इसका स्टैचूट UNHCR का वो भी अनेक्स किया गया था। UNHCR के क़याम का मकसद ये था कि जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनको लीगल और पॉलिटिकल किस्म की प्रोटेक्शन फराहम की जाए, जब तक जो है वो अपने न्यू कंट्रीज़ में जहाँ पर उन्होंने अपना रेफ्यूजी लिया हुआ है वहाँ पर उनकी जो है वो नेशनलिटी एक्वायर नहीं कर लेते, तब तक जो है उनको एक स्टेटस लीगल प्रोटेक्शन जो है वहाँ पर दी जाए। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं हमारे पास वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं और ब्रांच ऑफिस जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की UNHCR की जो है इंपॉर्टेंट जो रेफ्यूजी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रेफ्यूजीज़ की तादाद ज़्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान है, इनके अंदर भी इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। इनिशियली UNHCR को सिर्फ 3 साल के अरसे के लिए जो है इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वक्तन 5-5 साल की मुद्दत के लिए इसको रिन्यू करते रहा गया। 2003 तक ये सिलसिला चला। फिर 2003 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की। उस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद UNGA ने ये अडॉप्ट किया कि इसके जो फंक्शन है UNHCR के, ये तब तक परफॉर्म करती रहेगी जब तक हमारे पास जो रेफ्यूजी के क्राइसिस हैं, जो इश्यूज़ हैं हमारे पास, वो रिजॉल्व नहीं हो जाते। तो इसलिए जो है इसको फिर तब जब तक इश्यूज़ जो है ख़त्म नहीं होते तब तक के लिए जो है इसकी उम्र जो है वो बढ़ा दी गई। UNHCR के प्राइमरली 2 मकासद हैं जो कि UNHCR के चार्टर के पैराग्राफ 1 के अंदर हमें डिफ़ाइन किए गए हैं। फर्स्टली इसका मकसद ये है कि जो लीगल प्रोटेक्शन फराहम की जाए रेफ्यूजीज़ को। इस लीगल प्रोटेक्शन को फराहम करने के लिए फिर इसके कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं, जैसे कि ट्रीटीज़ को कंक्लूड करना और इनकी जो है रेटिफिकेशन करवाना कंट्रीज़ से, उनकी सुपरविजन करना इनकी एप्लीकेशन की, और जो है ट्रीटीज़ के अंदर जो है अगर कोई अमेंडमेंट्स वगैरह वक्तन बवक्तन दरकार होती हैं तो वो भी जो है प्रपोज़ करना इस UNHCR का फंक्शन है। सेकंड इसका फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर जो है जो रेफ्यूजीज़ के जो क्राइसिस होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए एक परमानेंट जो है सॉल्यूशन निकालना है, जैसे ग्रांटिंग ऑफ नेशनैलिटी हो गया या उनको जो है कुछ सर्टेन आइडेंटिटी कार्ड जो है रेफ्यूजीज़ को ग्रांट करना। तो ये तो हो गया हमारे पास UNHCR क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास रेफ्यूजी के लॉज कौन कौन से अवेलेबल हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अजाइलम का स्टेटस होता है डैट इज़ सिमिलर टू दी रेफ्यूजी। तो UDHR हो गया या दूसरी कुछ हमारे पास रीजनल ट्रीटीज़ हैं जिनके अंदर अजाइलम और रेफ्यूजी का स्टेटस जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है। इन एडिशन टू दोज हमारे पास 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन जो कि रेगुलेट करते हैं पूरी इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ को, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है कन्वेंशन रिलेटिंग टू दी स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़ ऑफ 1951 और उसके बाद एक इसका एडिशनल प्रोटोकॉल आया था 1967 में। ये 2 की लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ को रेगुलेट करते हैं। जो हमारे पास कन्वेंशन रिलेटिंग टू दी स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़ 1951 है, इसको हम कॉमनली 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई थी वो 22 अप्रैल 1954 को हुई थी। इस कन्वेंशन में बेसिकली क्या है कि हमें तो एक तो यूनिवर्सल और सिंगल डेफिनेशन जो है रेफ्यूजी की दे दी गई जो कि पूरी दुनिया में जो है उसको तस्लीम किया जाता है। सेकेंडली इसमें जो है फिर रेफ्यूजीज़ के जो राइट्स वगैरह होते हैं वो हमें बयान किए गए हैं। थर्डली जो है इसमें ये बताया गया है कि जो इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए जो स्टेट्स पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन के साथ उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी। इस कन्वेंशन के अंदर जो है शुरू में एक डिफ़ॉल्ट था जब ये आई 1951 के अंदर। इसमें डिफ़ॉल्ट ये था कि इसके अंदर जो है एक जियोग्राफिकल एंड टेम्पोरल लिमिटेशन थी। जियोग्राफिकल लिमिटेशन ये थी कि ये कन्फाइंड डेफिनेशन कन्फाइंड थी सिर्फ उन रेफ्यूजीज़ के लिए जो कि यूरोप के अंदर होते हैं। टेम्पोरल यहाँ पर लिमिटेशन ये थी कि जो 1 जनवरी 1951 तक जो रेफ्यूजीज़ हैं ये सिर्फ उनको रेफ्यूजीज़ तस्लीम करती थी और बाद में आने वालों को तस्लीम नहीं करती थी। फिर इस जो है इस लॉ के अंदर इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ में एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं।
तो अकॉर्डिंगली जो है 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसको अडॉप्ट किया गया। इस प्रोटोकॉल ने ये जो जियोग्राफिकल लिमिटेशन और टेम्पोरल जो लिमिटेशंस थी इस कन्वेंशन के अंदर उनको ख़त्म किया। इन दो लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो है तकरीबन 149 स्टेट पार्टीज़ ने रेटिफाई किया हुआ है। इसके साथ साथ जो है ये दो ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि की रोल प्ले करते हैं हमारे इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ में। यूएनएचसीआर का जितना भी हमारे पास काम होता है वो सारा इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट जो 1951 वाली कन्वेंशन है रेफ्यूजी कन्वेंशन और एडिशनल प्रोटोकॉल इनकी बेसिस पर हो रहा होता है, और यूएनएचसीआर को जो है इनका एज अ गार्डियन तस्लीम किया जाता है इन दोनों लीगल डॉक्यूमेंट्स का। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से अशख़ास हैं जो हमारे पास जिनको रेफ्यूजी का स्टेटस जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। 1951 की जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है उसके मुताबिक 4 ऐसे किस्म के लोग हैं जिनको रेफ्यूजी का स्टेटस जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उनमें ऐसे लोग जो कि इस कन्वेंशन की इन्फोर्समेंट के वक्त किसी दूसरी एजेंसी या ऑर्गन में जो है रेफ्यूजी का स्टेटस रखते थे, सबसे पहले वो लोग। सेकेंडली वो वाले लोग जो कि इन्वॉल्व थे वॉर क्राइम्स में, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी या फिर क्राइम्स अगेंस्ट द पीस में जो है जो लोग इन्वॉल्व थे। थर्डली वो वाले इसमें लोग होते हैं जो कि सीरियस किस्म के क्राइम्स करते हैं और नॉन पॉलिटिकल नेचर के क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं आउटसाइड दी स्टेट ग्रांटिंग रेफ्यूज एंड बिफोर रेफ्यूज इज़ ग्रांटेड टू देम, ठीक है। और फोर्थली इसमें हमारे पास वो वाले लोग होते हैं जो कि ऐसे एक्ट्स करते हैं जो कि अगेंस्ट दी प्रिंसिपल एंड अगेंस्ट दी पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस होते हैं। ये 4 ऐसे किस्म के लोग होते हैं जिनको रेफ्यूजी का स्टेटस जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है रेफ्यूजीज़ को कौन कौन से राइट्स गारंटी करता है। ये राइट्स हमें 1951 की रेफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि राइट ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है। नॉन रिफॉल्व मतलब किसी भी जो एक बंदा जो आपके पास रेफ्यूज़ लेने आया हुआ है आप उसको रीफॉल्व नहीं करेंगे, रिटर्न बैक नहीं करेंगे टू हिज ओन स्टेट जहाँ पर उसे ये ख़तरा है कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेक्स, नेशनैलिटी, रिलीजन और पॉलिटिकल ओपिनियन और मेंबरशिप ऑफ एनी सोशल ग्रुप। एक तो प्रिंसिपल ऑफ जो है नॉन रिफॉल्वमेंट को यहाँ पर रखा गया है कि एक रेफ्यूजी को वापस जो है रिटर्न बैक नहीं किया जाएगा। सेकेंडली इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है गारंटी की जाती है विद इन दी टेरिटरी ऑफ स्टेट ग्रांटिंग रेफ्यूज, के उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर ये लोग आज़ादाना घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं। उसके बाद जो है इनके राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को सिक्योर किया गया है। इससे मुराद क्या है कि इनको आर्बिट्ररली अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इनको राइट टू फैमिली भी जो है इंटरनेशनल लॉ गारंटी करता है। राइट टू फैमिली से मुराद के वो शादी कर सकते हैं एंड दे कैन हैव देयर चिल्ड्रंस एज वेल। और इसके बाद इनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस जो है और दूसरे सर्टेन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ और जो है रीजनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ के अंदर जो है रिकग्नाइज़ किए जाते हैं वो भी इनको ग्रांट की जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का रेफ्यूजी लॉ के हिसाब से क्या स्टेटस है। मज़े की बात यह कि पाकिस्तान ने जो है ना ही 1951 की जेनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है, ना ही इसके एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में तकरीबन 1.44 एज ऑफ 2022 पाकिस्तान में 1.44 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है ऑफ रेफ्यूजीज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्टी, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान में इतने रेफ्यूजीज़ किस तरीके से आ गए, तो उसके लिए हमें जो है यूएनएचसीआर का वर्किंग मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा। जो आपकी यूएनएचसीआर है उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो 2 सोर्सेज से ड्राइव होती हैं। सबसे पहली सोर्स उसमें ये 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, 1951 की जेनेवा कन्वेंशन और इसका एडिशनल प्रोटोकॉल। जिन जिन स्टेट्स ने इनको रेटिफाई किया होगा उनके ऊपर जो है एक किस्म की ऑब्लिगेशन लग जाती है कि वो रेफ्यूजी का स्टेटस ग्रांट करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे यूएनएचसीआर के साथ। दूसरी डेरिवेटिंग सोर्स जो है यूएनएचसीआर की वो है आपकी ऑब्लिगेशंस अंडर यूनाइटेड नेशंस चार्टर। यूएन के साथ तकरीबन सारी स्टेट्स पार्टीज़ हैं, तो यूएन भी सर्टेन ऑब्लिगेशन जो इम्पोज करता है कि आपने जो है कोऑपरेशन करनी है विद यूएनएचसीआर, ठीक है। इनके अलावा एक और जो है तरीका होता है जो कि बाय कंक्लूजन ऑफ अग्रीमेंट्स होता है। यूएनएचसीआर क्या करती है, इन कन्वेंशंस, इन दोनों तरीक़ों में से जो गैप्स बच जाते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि कवर नहीं हो पाते हैं, कुछ पर्सनस ऐसे होते हैं जिनको ये डॉक्यूमेंट्स या दोनों तरीके जो है वो प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में यूएनएचसीआर क्या करती है, वो स्टेट्स के साथ अग्रीमेंट करती है। उन अग्रीमेंट्स को जो है एक जॉइंट वेंचर का जो है कॉपरेशन का नाम दिया जाता है। उस जॉइंट वेंचर कॉपरेशन की बुनियाद के ऊपर क्या किया जाता है कि सर्टेन जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन की जाती है बाय यूएनएचसीआर और वो स्टेट जिसके साथ अग्रीमेंट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो इतनी अफ़गान से आए हुए रेफ्यूजीज़ हमारे पास मौजूद हैं
वो एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट के तहत मौजूद हैं। ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट जो कि UNHCR पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ हुआ था। इस एग्रीमेंट को टाइम टू टाइम जो है पीरियडिकली रिन्यू किया जाता है और उनको जो है पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है रहने दिया जाता है। इन जो ट्राई पार्टीज़ अग्रीमेंट होते हैं या जो पाकिस्तान के साथ किया हुआ है या फिर जो है UNHCR दूसरी स्टेट के साथ करती है, उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट रखा जाता है और प्रिंसिपल ऑफ जो है वॉलंटरी रिपैट्रिएशन रखा जाता है। नॉन रिफॉल्वमेंट से मुराद क्या है कि वो स्टेट जो कि इनको होस्ट करी है, इनको रिफ्यूज़ दे रही है, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो इनको जो है इनके कंट्री में रिटर्न बैक नहीं कर सकती। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी रिपैट्रिएशन क्या है कि अगर जो है एक शख्स जिसने रेफ्यूज लिया हुआ है होस्ट कंट्री में, वो अगर जाना चाहे वो मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में, तो उसको अलाउ किया जाएगा, उसको बाउंड नहीं किया जाएगा। तो इस ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है उसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज़ जो हैं वो दुनिया के एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्टी टू एनी काइंड ऑफ कन्वेंशन और प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर सकते। लेकिन जो है पाकिस्तान ने UNHCR के साथ सर्टेन अग्रीमेंट्स करके जो है अपने मुल्क में रेफ्यूजी का स्टेटस जो है वो सर्टेन लोगों को ग्रांट किया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ को डिस्कस किया। आई होप इट वुड बी समहाउ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।